हमारे समाज में कानून और न्याय व्यवस्था की भूमिका सिर्फ विवाद सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और अन्य सामाजिक संतुलन बनाए रखने का काम करती है। हर इंसान के जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब सही कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने आपके द्वारा भेजे गए कुछ जरूरी और ज्वलंत सवाल चुने हैं, जिनका जवाब आज हमारे एक्सपर्ट गेस्ट आपको सरल और स्पष्ट भाषा में देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस के इस खास इंटरव्यू एपिसोड में। मैं हूं चेतन। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट शिखर भारद्वाज, जो आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, पहला सवाल नागपुर से सीमा पूछ रही हैं कि हमारी फैमिली की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके 3 डायरेक्टर्स हैं, रोहित, सीमा और अनिल। हाल ही में अनिल के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे कि कंपनी के फंड्स का दुरुपयोग और बिना अनुमति लिए फैसला लेना। बोर्ड मीटिंग में अन्य 2 डायरेक्टर्स अनिल को हटाने के पक्ष में हैं। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ 2 डायरेक्टर्स मिलकर अनिल को डायरेक्टर पद से हटा सकते हैं? अगर नहीं, तो कंपनी को अनिल को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और कौन कौन सी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी? देखिए, सवाल बड़ा अच्छा पूछा है सीमा जी ने। जी। ये जो सवाल है सर, ये गवर्न होता है बाय द कंपनीज एक्ट 2013। किसी भी कंपनी से हो, किसी कंपनी से अगर किसी डायरेक्टर को हटाना है, उनको उनके पद से रिमूव करना है, तो उसके लिए सेक्शन 169 के तहत एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें जिस डायरेक्टर को आपको हटाना है उसे एक नोटिस सर्व किया जाता है और फिर इस मीटिंग में उसे मौका दिया जाता है कि वो अपना पक्ष उस मीटिंग में सबके सामने रखे। अगर उसके बावजूद भी जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, जो मेजोरिटी डायरेक्टर्स हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं, ये डायरेक्टर हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है और ये गलत कर रहे हैं और इनके लिए गए फैसले कंपनी के खिलाफ थे, तो वो फिर उसमें अपना जवाब और उनकी पद रिमूवल की, जो उनका रिमूवल ऑफ पोस्ट है, उसका वहां पे भेज सकते हैं। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट उनको आरओसी, विच इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, जहां पे कंपनी रजिस्टर भी होती है, वो कंपनी को मालूम होता है, उनके पास जाके एप्लीकेशन डालनी होती है दैट वी हैव फॉलोड द पर्टिकुलर प्रोसेस अंडर सेक्शन 169 and hence this particular director is no more the director of this particular company। और फिर वो डायरेक्टर जो है उस पद से बाहर हो जाते हैं। सर, अगर वो डायरेक्टर कोई काउंटर करते हैं कि मैंने इस कंपनी को इतना समय दिया या आपने इतनी मेहनत दी, तो उस काउंटर को वो कैसे उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं? सर देखिए, यहाँ पे अब जो राइट्स है दोनों के पास है जी। यहाँ पे मेन बात ये आती है, जो सबसे मुख्य सवाल उठता है कि आपने प्रोसेस कंप्लीट फॉलो करा है या नहीं। तो अगर सीमा जी प्रोसेस पूरा फॉलो करती हैं, लॉ को अबाइड करती हैं, करेक्ट प्रोसेस फॉलो करती हैं, तो उसके बाद उस डायरेक्टर के पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक और पार्ट आ जाएगा कि अगर आप 169 एप्लीकेशन नहीं डालते हैं, आप जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं देते हैं, आप उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं देते हैं, और इस सब के बावजूद ये सब ना करते हुए आप उनको अपने मन से आर्बिट्रेरली हटा देते हैं, तब उनके पास राइट्स का दरवाजा खुल जाएगा। फिर वो सेक्शन 241, 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे सीमा जी जो है वो करेक्ट ग्राउंड ऑफ लॉ होल्ड करेंगी अगर वो सेक्शन 169 के तहत डायरेक्टर को रिमूव करती है। तो सर, जब डायरेक्टर रिमूव हो जाएंगे, तो रिमूव होने के बाद मतलब कितना टाइम लगेगा उनको पद से हटाने में, जब कोर्ट ऑर्डर आएगा? तो नहीं सर, इसके अंदर ज्यादा समय प्रक्रिया का उसमें वो तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट इसमें मेन बात है कि आरओसी को अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आरओसी एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो चीज जो है वहां से कोर्ट से अप्रूव होकर आ जाती है। तो आप मान के चलिए कि इसके अंदर लगभग 3 से 4 महीने का एक अंदाजन समय लिया जा सकता है। लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ता है कि जो आरओसी है वो कितनी इफेक्टिव है। अब आरओसी कुछ राज्यों की, कुछ जिलों की काफी इफेक्टिव है, कुछ जिलों की, कुछ राज्यों की उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो वो उन पे भी सब्जेक्टिवली डिपेंड करता है। जी सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कमल ओखला दिल्ली से पूछ रहे हैं कि उनकी फर्म पैकेजिंग मटेरियल बनाने का काम करती है। उनका एक दूसरी कंपनी के साथ सप्लाई एग्रीमेंट है, जिसमें विवाद होने पर मामला कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन में सुलझाने की शर्त थी। लेकिन जब विवाद हुआ तो उस कंपनी ने सीधे सिविल कोर्ट में केस कर दिया। क्या मामला अदालत के बजाय आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए? क्या कोर्ट केस को रोक देगा? और इसमें सेक्शन 8 कैसे लागू होता है? सर, इससे पहले कि आप सवाल का जवाब दें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन और कोर्ट में फर्क क्या है? देखिए, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 ये एक लॉ पास हुआ जिसने भारत के अंदर आर्बिट्रेशन की नींव डाली। अब आर्बिट्रेशन और कोर्ट में अंतर क्या है, इसमें 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं, तब जैसे आप और मैं, हम 2 कंपनीज हैं या 2 इन्वेस्टर्स हैं या 2 इंडिविजुअल्स हैं, और हमने फैसला किया कि हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई विवाद होगा, तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो पहली बात, आर्बिट्रेशन 2 पार्टीज द्वारा चुना हुआ एक ऑप्शन है। कोर्ट किसी को चुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं चुना तो कोर्ट तो हमेशा है ही, पहली बात। दूसरी बात,
जब आर्बिट्रेशन चुन लेते हैं तब आप जो कोर्ट का टीडियस प्रोसेस है आप उससे बाहर आ जाते हैं। आप और हम जाएंगे हाई कोर्ट में, वहां पे आप एप्लीकेशन मूव करेंगे सेक्शन 11 की अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और बताएंगे कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना था। कोर्ट वो देखेगा, कह देगा ठीक है आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लीजिए। अब उसके अंदर उनकी प्रक्रियाएं होती हैं। आर्बिट्रेटर सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है, 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है, वो हमारे समझौते के ऊपर है। आर्बिट्रेटर लेकिन दोनों पार्टीज की इच्छा से एक इंसान यूजुअली सोल आर्बिट्रेटर एक जनरल जो क्लॉज है उसके तहत सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है। फिर वो इंसान वहां बैठेंगे, हमारी और आपकी बातें सुनेंगे और वहां पे फैसला करेंगे और एक आर्बिट्रल अवार्ड पास करेंगे। अब यहाँ पे फर्क आ जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड और कोर्ट के ऑर्डर में जो अंतर है, कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा और अगर आपको उसको चैलेंज करना है तो आप उसे हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड आप अंडर सेक्शन 34 हाई कोर्ट में ही दोबारा चैलेंज कर सकते हैं। तो आपके पास वो एक सहूलियत है कि अगर आप उससे आप सहमत नहीं है, आपको लगा गलत हुआ है, तो आप दोबारा हाई कोर्ट के अंदर ही वो मैटर लेके आर्बिट्रल अवार्ड का दोबारा लेके आ सकते हैं। लेकिन हाल ही में भारत सरकार इस पे काफी इफेक्टिव हुई है। आर्बिट्रल अवार्ड अगर आपको चैलेंज करना है दोबारा हाई कोर्ट में, so you have to deposit at least 75% of the amount that has been decided in the award. सर तो ये जो आर्बिट्रेटर है ये एक तरह से जज होते हैं या एक पब्लिक ऑफिसर होते हैं? सर ये जज या पब्लिक ऑफिसर होना जरूरी नहीं है, ये उस फील्ड के जानकार भी हो सकते हैं, ये जज भी हो सकते हैं, ये एक सीए भी हो सकते हैं, ये कोई भी इंसान हो सकता है जो कोर्ट को लगता है कि ये हमारे मैटर में जो भी हमारा विवाद है उसके अंदर सबसे अच्छा इंसान है समझ के जवाब देने के लिए और फैसला करने के लिए, तो वो कोई भी इंसान हो सकता है। सर जो इसी सवाल में एक दूसरा सवाल था कि इस पे सेक्शन 8 लागू कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सेक्शन 8 है क्या और इसको लागू कैसे करना है, वो तो सवाल में है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे और हमारे जो दर्शक भी समझ गए होंगे कि आर्बिट्रेशन एक्ट एक कानूनी प्रावधान है और जब दो पार्टी समझौता कर लेती हैं कि हम आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे, तब वहां पे कोर्ट ये देखता है कि जब इन्होंने आर्बिट्रेशन का फैसला कर लिया था तब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अदर पार्टी है वो ना आए। इसमें सेक्शन 8 की एप्लीकेशन मूव की जाती है जो कि ये कहता है कि वो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उन्हें स्टे लगा दो। आपने अगर जैसे कमर्शियल मैटर है तो आप गए होंगे डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कोर्ट्स में, वहां कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 से गवर्न होता है, आप वहां पे चले गए, वो एक अलग स्टैच्यू है, लेकिन आप आर्बिट्रेशन एक्ट से ऑलरेडी गवर्न हो रहे थे, तो कोर्ट सेक्शन 8 लगाएगा और बोलेगा कि उन कमर्शियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दो और इनको बोलेगा जो हमारी सामने वाली पार्टी होंगी कि आप सेक्शन 11 की एप्लीकेशन मूव करिए एंड वी विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर और आप आर्बिट्रेशन के अंदर जाइए। तो इसमें सर बात यह है कि लोग लॉ का दुरुपयोग ना करें जी, इसके लिए सेक्शन 8 जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी इंसान किसी प्रकार से दुरुपयोग ना करे लॉ का, और इसमें दोनों पार्टीज को प्रोटेक्शन मिले। सर अगला सवाल मीनाक्षी जॉन ने अगरतला से पूछा है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर है लेकिन केवल नाम पात्र की। कंपनी का पूरा संचालन दूसरे डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट करता है। कंपनी ने एक वेंडर को पेमेंट करने के लिए 10 लाख का चेक दिया था जो बाउंस हो गया। वेंडर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जिसमें मीनाक्षी को भी आरोपी बना दिया गया। सवाल यह है क्या मीनाक्षी जो केवल नाम मात्र की डायरेक्टर है और कंपनी की रोजमर्रा की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेती फिर भी इस केस में आरोपी बन सकती हैं? ऐसे में कोर्ट किन बातों पर ध्यान देगा? मीनाक्षी के पास बचाव के क्या विकल्प हैं? देखिए ये सवाल जो मीनाक्षी जी ने पूछा है ये वो दिक्कत है जो रोजमर्रा में लोगों को देखने को मिलती है। इस सवाल में एक बात और ऐड ऑन कर दूं, अगर आप इस समय इंडियन जुडिशरी को देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैटर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं वो फैमिली कोर्ट के हैं, डाइवोर्स के, या फिर 138 NI चेक बाउंस के हैं। तो चेक बाउंस एक ऐसी समस्या है जिससे इंडियन जुडिशरी डेली लेवल पे उनको जो है उनका समाधान ढूंढ रही है। अब सर इस सवाल के अंदर जो बात है कि मीनाक्षी जी जो है वो केवल नाम मात्र की डायरेक्टर थी, उन्होंने उस पर काम नहीं किया था। अब NI एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 142 काफी क्लियर करता है कि जो इंसान का जैसे जिस कंपनी का चेक बाउंस हो गया तो वहां पे देखना पड़ेगा कि जो इंसान उस कंपनी की देखरेख करता है उस कंपनी की जिम्मेदारी लेता है और जिस इंसान को उस चेक पे साइन हो या फिर किसी प्रकार से ये साबित की जा सके अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंपनी कि वो इंसान उस कंपनी को चलाने के लिए जिम्मेदार है, तब वो इंसान 138 NI के अंदर लायबल होगा। अगर ऐसी चीज नहीं है, अगर ऐसी चीज साबित नहीं हो पाती है तो वो इंसान लायबल नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है सर। केवल पद पे रहना ही, ये बात दर्शकों को भी समझनी चाहिए जो इस तरीके की दिक्कत का सामना कर सकते हैं कि केवल पद पे रहना ही आपकी लायबिलिटी को अराइज नहीं कर सकता है। लायबिलिटी का मतलब आपकी जिम्मेदारी, आप पद पे हो इससे आपकी जिम्मेदारी नहीं बन जाती है। आपको उस पद के तहत कुछ एक्शन भी करने हैं, कुछ काम भी करने हैं। अगर आपने वो काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल नाम मात्र के डायरेक्टर हैं,
तब आपके 130 नहीं लगता है। अब आते हैं कि इनके पास क्या सोल्यूशंस हैं। जी। सबसे पहला सोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूं लोगों को, यहाँ पे लोगों को मालूम होना चाहिए, 138 NI इज अ बेलेबल ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि सुनने में बड़ा डरावना लगता है कि 138 NI का केस हो गया, चेक बाउंस का केस हो गया, वैसे इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, यानी कि पहली डेट पे ही जज आपको बेल दे देगा। इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, बेल के लड़ना नहीं पड़ेगा, बेल पहली डेट पे मिलेगी। आपको बस एक FD या कोई व्हीकल की RC वहां पे श्योरिटी के साथ जमा करानी है, ओरिजिनल पेपर्स, और आपको बेल ग्रांट हो जाएगी। तो सबसे पहले मीनाक्षी जी को पहली डेट पे बेल ले लेनी चाहिए, जो कि उनका हक है, वो मिलता ही है। दूसरा, उनको एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट जहां पे केस चल रहा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप मुख्यतः हर क्रिमिनल केस में फाइल कर सकते हैं या किसी भी केस में फाइल कर सकते हैं। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि मैं उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो हटा दिए जाए, मैं इस केस में पार्टी बनने के लिए नहीं हूं, मेरे पर जो चार्जेस लगे वो गलत है। और डिस्चार्ज एप्लीकेशन के अंदर वो लिख सकती है कि मैं पद पे थी लेकिन नाम मात्र की थी, मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और कोर्ट उनको केस से डिस्चार्ज कर देगा। इस केस के अंदर मीनाक्षी जी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये सेटल्ड लॉ है कि केवल पद पे होना ही लायबिलिटी अराइज नहीं करता है। सर, लेकिन पद पे होना और उसके लिए जिम्मेदार होना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम रामायण का एक एग्जांपल ले, गलती सिर्फ रावण की थी लेकिन जली पूरी लंका थी जी। तो मीनाक्षी जी की भी इसमें जो कंपनी है उनको भी कोई नुकसान हो सकता है? कंपनी को नुकसान तो होगा सर, कंपनी नुकसान तो होगा, मीनाक्षी जी को नहीं होगा। जो कंपनी है वो तो रिस्पॉन्ड नंबर 1 ही बनेगी जी। जो एंटिटी है कंपनी अपने आप में, वो हमेशा रिस्पॉन्ड नंबर बनेगी, क्योंकि चेक यूजुअली उन्हीं के नाम से इशू हुआ होगा, वो चेक बाउंस कर गया तो कंपनी तो आएगी ही। बाकी डायरेक्टर्स जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो आएंगे। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया कि रावण की गलती थी, पूरी लंका जल गई थी, अब सर हम उस काल से आगे बढ़ चुके हैं। अब लॉ डेवलप हो जाता है विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब अगर रावण की गलती है तो हम केवल रावण को पकड़ते हैं, कुंभकर्ण अगर सो रहा है तो सोने देते हैं, उसे जगा के नहीं मारेंगे। जी सर, बिल्कुल सही जवाब। सर, अगला सवाल है, बनवारी लाल की ट्रांसपोर्ट कंपनी जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में काम करती थी, उनकी कंपनी का एक ट्रक का दुर्घटना हो गया और ट्रिब्यूनल ने 50 लाख का क्लेम पास किया। इस दौरान कंपनी के खिलाफ अपील पेंडिंग थी और साथ ही कंपनी का व्यवसाय ठप हो गया। अब हाईकोर्ट ने आदेश पास किया कि सभी पैसे कंपनी को दिए जाए, लेकिन कंपनी अब कार्यरत नहीं है। क्या सारे पैसे दिए जाने चाहिए? कंपनी के पास बचाव के क्या विकल्प हैं? देखिए सर, इस सवाल के 3 बिंदु हैं जी। सबसे पहला बात तो देखनी पड़ेगी कंपनी अभी कार्यरत है या नहीं। अगर कंपनी कार्यरत नहीं है, अगर कंपनी ठप हो चुकी है, तो उनके जो एसेट्स हैं, जो उनकी संपत्तियां हैं, अब उनको एक्सेस किया जाएगा कि क्या वो एसेट्स इतने लायबल हैं कि उनसे भुगतान किया जा सके। जी। अगर उन एसेट्स की वैल्यू उतनी आती है तो वेल एंड गुड, और अगर उतने एसेट्स की वैल्यू नहीं आती है तो जो कंपनी के निदेशक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी का प्रोप्राइटर्स है, वो व्यक्तिगत तौर पे लायबल होंगे। अब इसके अंदर कंपनी की संरचना भी देखनी पड़ेगी कि कंपनी प्राइवेट कम लिमिटेड थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी, केवल पार्टनरशिप थी, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, किस प्रकार की कंपनी थी, कंपनी का चरित्र कैसा था। अगर कंपनी का चरित्र जिस हिसाब से होगा, उस हिसाब से डायरेक्टर्स को व्यक्तिगत जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है उसका भुगतान करे। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं। अगर डायरेक्टर के पास भी उतनी संपत्ति नहीं है, अगर डायरेक्टर भी उतनी संपत्ति नहीं चुका पा रहा, तो फिर इसे माना जाएगा अ कंप्लीट लायबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर्स, और इनके खिलाफ उस प्रकार से कानूनी प्रावधान शुरू हो जाएगा जहां पे इनकी लायबिलिटी अराइज की जाएगी एंड दिस वुड बी टेकन एज अ लायबिलिटी। उनको समय दिया जाएगा, देयर प्रॉपर्टी वुड बी सीज्ड, उनके अकाउंट भी फ्रीज किए जा सकते हैं, और ऐसे में कोर्ट ये ध्यान रखेगा कि वो देश के बाहर भी ना जा सके, और कोर्ट ये जिम्मेदारी लेगा और ध्यान रखेगा कि जो लोगों का पैसा अटका है वो पैसा उन लोगों को मिले। अब तीसरे बिंदु पे आते हैं सर कि पैसा चुकाया कैसे जाएगा। पैसा मान लीजिए मैंने इंतजाम कर लिया, पैसा मैंने चुका दिया है, उसके बाद क्या होगा? 50 लाख चुकाने के बाद, तो यहाँ पे जब आप लायबिलिटी क्लोज कर देते हैं, जब आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आप कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं कि जो मेरे अकाउंट फ्रीज हुए थे, जो मेरा ट्रैवल रोका गया था, वो सब चीजें अब दोबारा जो है मेरे को ग्रांट की जाए, मेरे को मेरे राइट दिए जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोल दिया मैंने, जो भी कोर्ट है, यूजुअली मैटर NCLT में जाते हैं, वो वहां पे अलाउ करेंगे कि इस चीज को दायर किया जाए। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा बस, कि जिस भी कंपनी में, ये दर्शकों के लिए, कि जिस भी कंपनी में आपके ऐसे इस तरीके के पैसे फंसे हैं, आपको सबसे पहले कोशिश करनी है, अगर इस प्रकार की लायबिलिटी वहां पे अटकी हुई है, 50 लाख रुपए बकाया है, आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप उस कंपनी के ऊपर CIRP रिलीज कर दें। CIRP का मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। इसके तहत ये सेक्शन 8 में मूव हो सकती है अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट। इसके तहत आप सीधे वहां पे जाइए कोर्ट में, वहां पे बोलिए कि मेरा इतना बकाया राशि है, इन्होंने नहीं दिया है, इस कंपनी को दिवाला घोषित हो गया है, ऐसा घोषित कर दें।
और फिर वो वहां पे एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बैठा देंगे अच्छा। जिसका काम होगा कि संपत्तियां बेचो, संपत्तियों का ऑक्शन करो, वो सब दिमाग लगाएगा जिससे आपका जो नुकसान है वो भरपाई की जा सके। और ये एक प्रैक्टिस होती है, कंपनी के ऑक्शन हो जाते हैं फिर। जी सर। सर आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विनेश कुमार ने अपने गारमेंट बिजनेस के लिए एक नया ट्रेडमार्क पंजीकृत करवाया था। कुछ समय बाद उसे पता चला कि उस ट्रेडमार्क के समान एक और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पहले से ही मौजूद है, जो कि एक प्रसिद्ध कंपनी का है। इस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कदम उठाना चाहिए और क्या वह पहले से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दोषी हो सकता है? देखिए, ट्रेडमार्क एक्ट का ये सवाल जो है, ये हाल ही में एक बहुत लीडिंग जजमेंट आई थी, लेकिन अभी उसका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जजमेंट अभी रिलीज नहीं हुई है। लेकिन मैं उस प्रोसीडिंग्स में था, मैंने वो प्रोसीडिंग्स देखी थी। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है सर। पहली बात, हर बड़ी कंपनी चाहेगी कि वो अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करे, और छोटी कंपनियों को वो किसी भी प्रकार से उनको फंसाएंगे कि भाई आपने हमारे जैसा कलर इस्तेमाल कर लिया, आपने हमारा अल्फाबेट इस्तेमाल कर लिया। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सवाल में जो छोटी कंपनी से महसूस हुआ कि ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी के पास है, तो पहले देखना पड़ेगा कि वो कितना सिमिलर है। सर इसमें मेरे माइंड में भी एक पॉइंट क्लिक हो रहा है। अभी मैं हाल ही में वीडियो बना रहा था अपनी ऑडियंस के लिए, तो उसमें एक टॉपिक था जेप्टो ट्रेडमार्क केस के बारे में। ये तो शायद आप उसके बारे में बात कर रहे थे क्या? जेप्टो ट्रेडमार्क केस पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा था मैं जिस केस के बारे में बात कर रहा था वो एक मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का केस है। दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। मैं उस जजमेंट से, उस ऑर्डर से आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। देखिए, अब दो दवाइयों की कंपनी है। अब आप दवाइयां खरीदने जाएंगे तो विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, ये सब दवाइयों के पैकेट पे लिखा रहेगा जी। अब हर दवाई के पैकेट विटामिन A, विटामिन C लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में उसको सबने वीटा वीटा लिखना शुरू कर दिया। अब किसी बड़ी कंपनी का कहना है कि मेरा वीटा वर्ड पे ट्रेडमार्क है। ये उस कंपनी का कहना है, बड़ी कंपनी, कि वीटा मेरा ट्रेडमार्क है, और कोई छोटी कंपनी फार्मास्यूटिकल की वीटा यूज नहीं कर पाएगी। अब ये बात तो गलत है, क्योंकि वो तो भाई एक जनरल बात है, वीटा तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेडिसिन की वैल्यू वैसे पता क्या चला किसी की वीटा है या प्रोटीन है या क्या है। अब इसके अंदर एक कदम आगे और चलते हैं। अब इसके अंदर देखना यह पड़ता है कि आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अंडर विच क्लास करवाया है जी। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाएगा, वैसे ये सवाल मैं भूल गया किस कंपनी, किस दायरे में काम करते थे, किस कंपनी के थे सर? इन्होंने एक गारमेंट बिजनेस का बनाया। तो देखिए, गारमेंट बिजनेस तो बड़ा क्लियर है, गारमेंट बिजनेस का आपने ट्रेडमार्क लिया है तो वो गारमेंट क्लास में गया होगा। अब मान लीजिए कि इनका ट्रेडमार्क मैच हुआ फ्रॉम अ कंपनी जो कि एग्जिस्ट करती है क्लास 5 में, विच इज द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, या फिर क्लास 30 में, विच इज ऑफ बेवरेजेस एंड ड्रिंक्स। अब मान लीजिए मैं गारमेंट की कंपनी हूँ, मेरा ट्रेडमार्क मैच हो रहा है विद क्लास 30 कंपनी, मेरे क्लास दूसरी है, तो वहां पे मैंने इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है जी। मुझे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जिस ट्रेडमार्क का वायलेशन कर रहा हूँ वो मेरी ही क्लास के अंदर आता है या नहीं। अगर वो मेरी क्लास के अंदर नहीं आता तो मैंने वायलेशन नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मेरी क्लास के अंदर आता भी है, मान लीजिए गारमेंट कंपनी का ही है, तो मेरी उससे कितनी मैचिंग है जी। मैंने कितना उससे सिमिलर चीजें कॉपी करी है। अगर चीजें सिमिलर नहीं है, अगर आपको लग रहा है केवल कलर बदला गया है, तो आप उसी को मिटा सकते हो। तीसरी चीज, इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नई शुरुआत करी है, क्योंकि ट्रेडमार्क के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ट्रेडमार्क कंपनी कैन मीडिएट। मीडिएशन का मतलब होता है, जो हम आम भाषा में समझौता। अगर आप एक छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी ने आप पे केस कर दिया है कि आपने हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज किया है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली रेमेडी है मीडिएशन, सबसे पहली रेमेडी है समझौता जी। आप बात करके देख लीजिए कि थोड़ा आप बदल लो, थोड़ा हम बदल लें, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, मार्केट नहीं रोकेगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी अच्छी शुरुआत है। अगर वो फेल हो जाता है देन आप इस चीज पे काम करिए, आप क्लास देखिए किस क्लास का है जी। सर जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या कोई नई चीज लॉन्च करने से पहले जो ट्रेडमार्क है उसको कहीं ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं जी सर, पहले से रजिस्टर्ड है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसकी ऑनलाइन एक प्रॉपर वेबसाइट है जिसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहा जाता है। आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे जाके क्लास नंबर डालते जाइए और देख सकते हैं कि जिस क्लास में आप अपने को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उस क्लासेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स कौन कौन से हैं, और ये ओपन है, और इसके अंदर सारी जानकारी निकल के आ जाती है कि ट्रेडमार्क किस साल में बना, किसने बनाया है, किस कंपनी के नाम पे है, कब से ऑपरेशनल है, सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल सकती है। इसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहते हैं, और ये बड़ी आसानी से गूगल पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा जी। सर अगर आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी कुछ ऐसे ट्रेडमार्क की दिक्कतें आ रही है तो आप पहले चेक कर लीजिए, वो सारे जो स्टेप्स है उसको फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप अपना जो आगे का काम है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संजय एक युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट के तहत एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित किया था जिसे वह बाजार में बेचना चाहता था। उसने सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट प्राप्त करने की योजना बनाई है। क्या संजय के सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट मिल सकता है और उसे सॉफ्टवेयर के फंक्शनल एस्पेक्ट्स और आइडियाज के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, कॉपीराइट एक्ट ट्रेडमार्क एक्ट से थोड़ा अलग हो जाता है।
यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, इनको चाहिए उसका कॉपीराइट, जी। इनको कॉपीराइट मिल सकता है, ये चाहे तो इस पे पेटेंट भी ले सकते हैं। जी। दोनों के अंदर थोड़ा अंतर है। पेटेंट तब मिलता है जब कोई चीज इन्वेंट हुई हो, नई हो, इसके पहले दुनिया में एग्जिस्ट ना करती हो। जिस प्रकार का इनका सॉफ्टवेयर है, अगर वो पेटेंट होने के लायक है तो पेटेंट भी ले सकते हैं। दूसरी होती है कॉपीराइट। कॉपीराइट यूजुअली मिलता है लिटरेरी वर्क्स को, जो एक आम आम भाषा में जैसे किताबों को, बुक्स को मिल जाता है कि जो मेरा विचार थे मैंने लिखे, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अब इनका जो सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार से ऑपरेट करता है वो इनको देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर एआई सॉफ्टवेयर बनाया है ग्रॉक, चैट जीपीटी जैसा, तो आप उसमें पेटेंट पे जाइए, वो आपकी ज्यादा सुरक्षा कर पाएगा। उसका जो एम्बिट है प्रोटेक्शन का वो बड़ा है कॉपीराइट से। लेकिन अगर ये कोई मान लीजिए कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, तो आप कॉपीराइट में जाइए और आप कॉपीराइट में प्रोटेक्शन ले सकते हैं। प्रोटेक्शन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सबका बड़ा सिंपल है। हर किसी की रजिस्ट्री है, जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वैसे कॉपीराइट रजिस्ट्री है। वहां पे आप जाइए, एप्लीकेशन डालिए, एप्लीकेशन वहां पे आप जाएंगे, ऑफिस में बता देंगे आप लोगों को। उसमें बहुत ज्यादा कठिन या हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। आप वहां पे जाके अपना कॉपीराइट एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए, ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। वो फिर से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ऐसी कॉपीराइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्या सॉफ्टवेयर वाकई में यूनिक है। अगर सारा डिलीजेंस आपका टिक हो जाता है तो एक नॉमिनल फीस लेते हैं आपसे और आपका कॉपीराइट जो है प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन मेरी इनको पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि एक बार ये चेक करें, किसी प्रोफेशनल लॉयर से इस चीज पे एडवाइस लें कि क्या ये पेटेंटेबल है या नहीं। क्योंकि अगर ये पेटेंटेबल है देन हिज प्रोटेक्शन वुड बी लार्ज, देन ये नहीं, इनके आने वाली जनरेशन का ही फायदा हो जाएगा। जी सर। जी सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास हरियाणा से शिवानी का सवाल आया है। शिवानी लव मैरिज करने जा रही है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि परिवार की रजामंदी शायद ना मिले। उनका कहना है कि वो इंटरकास्ट मैरिज कर रही है और उन्हें यह भी डर है कि उनके परिवार वाले उनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ किडनैपिंग का झूठा केस कर देंगे। ऐसे में मेरी आपसे ये जानने की इच्छा है। उन्होंने 4-5 सवाल भेजे हैं, मैं आपको नंबर वाइज पढ़ के बताता हूँ सर। जी सर। अगर कोई कपल बालिग है और अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो उन्हें कौन कौन से कानूनी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए ताकि उनकी शादी कानूनी रूप से सुरक्षित मानी जाए। सर इसमें तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अगर दोनों बालिग हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं तो दस्तावेज के नाम पे दोनों के आधार कार्ड और दोनों की 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं 10वीं 12वीं काम कर जाएगी। और शादी हो जाए तो एक मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बना लें। अब क्योंकि इस केस के अंदर ऐसा है कि घर से भाग के शादी कर रहे हैं, घर की रजामंदी नहीं है, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन इन केसेस में बड़ा कंपलसरी है। यूजुअली मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर हिंदू मैरिज है, वो मुझे मालूम नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर ये दोनों कपल हैं, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट करते हैं तो उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन हर बार जरूरी नहीं है। सप्तपदी 7 फेरे अगर आपने पूरे समाज के सामने लिए हैं, आपके उसके साक्षी हैं, तो भी आपकी शादी वैध है, मान्य है। लेकिन इस केस में खास करके जब इस तरीके के मामले हो, और दर्शक ध्यान रखें, अपने दोनों के आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट जरूर अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो ठीक है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट जरूर, और शादी का रजिस्ट्रेशन ये आप करा लें कोर्ट मैरिज के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज कराएं, सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज लेके आए और उन दस्तावेजों से आपकी शादी जो है वो मान्य है। सर इसी में अगला सवाल है, क्या सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन ही काफी होता है, क्या और भी चीजें लगती हैं, और जैसे कि कोई एफिडेविट या अन्य सुरक्षा उपाय? नहीं सर, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं लगता है। 2 चीजें लगेंगी यहाँ पे, बस बता देता हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट जब वो वहां मिलेगा, और एक फोटो खिंचवा लेना वहीं पर, जब वरमाला दोनों पति पत्नी के हाथ में हो, एक फोटो खिंचा लेना गवाहों के साथ, विटनेसेस के साथ, ताकि एक प्रमाण बन जाए कि भाई ये फोटो हुई थी। बस एफिडेविट या कोई और दस्तावेज या कोई और फॉर्मेलिटी ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। सर उनका इसी में एक और सवाल है, अगर परिवार शादी का विरोध करता है और कपल को किसी प्रकार का डर हो तो वो किन कानूनी स्टेप्स के जरिए खुद को और एक दूसरे को सुरक्षित कर सकते हैं? सर इसके अंदर प्रोटेक्शन वो ले सकते हैं, अगर वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, और अगर इस प्रकार से कोई दिक्कत है कि घर वालों से धमकियां आ रही हैं, घर वाले उनको डरा रहे हैं, तो वो एफआईआर भी करवा सकते हैं घर वालों के खिलाफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, डराने की, धमकाने की, जो नॉर्मल आपके पहले आईपीसी था अब बीएनएस बन चुका है। ठीक है, वो लॉ बदल गया है, नंबर्स बदले हैं। अगर आप कानून पढ़ेंगे तो कानून की भाषा मोर और लेस सेम ही है, नंबर ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। तो आप वो नंबर में जाके बीएनएस का जो सेक्शन है उसके अंदर जाके आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी देना, डराना, धमकाना, असॉल्ट, इनकी आप एफआईआर भी करवा सकते हैं, पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांग सकते हैं।
इसके अंदर ज्यादा बहुत दिक्कतें या बहुत परेशानी यंग कपल्स को नहीं आती है। और ये देश के अंदर एक देखी गई प्रॉब्लम, बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। इसके अंदर पुलिस भी कोशिश करती है घर वालों के साथ पहले समझौता कराया जाए, उनको बताया जाए कि भाई शादी हो चुकी है, अब अगर आप कुछ भी करते हैं तो पुलिस बीच में आएगी और आपको दिक्कत हो जाएगी। तो घर वालों को पुलिस भी चेतावनी दे देती है कि मत करना, अन्यथा हमको आपके साथ करना पड़ेगा। और कानून अपने हाथ में नहीं है। कानून अपने हाथ में मत लीजिए, वरना फिर कानून को आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जी सर, इसी में उनके 2-4 सवाल और जुड़े हुए हैं। क्या कोई ऐसा डिक्लेरेशन या नोटरी पर बना हुआ दस्तावेज होता है जिससे ये साबित किया जा सके कि दोनों बालिग हैं, मानसिक रूप से सक्षम है और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है? देखिए, बालिग और सक्षम होने के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट कंपलसरी है, 10th और 12th की मार्कशीट कंपलसरी। अगर आप अनपढ़ हैं, आपने 10वीं 12वीं नहीं करी है, उस केस के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट लगेगा जी, ठीक है, और एक मेडिकल लगेगा अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आपने 10वीं 12वीं नहीं करी है तो। लेकिन अगर आपने 10th 12th पढ़ रखा है तो 10th 12th का सर्टिफिकेट अपने आप में इस चीज का प्रमाण है, क्योंकि उस पर आपकी बर्थ डेट मेंशन होती है, तो वहां से आपकी उम्र का पता लग जाएगा। आपने 10th 12th पास करी है, इसका मतलब मानसिक रूप से सक्षम है। सक्षम। तो वो डाउट, इसीलिए मैंने कहा था कि 10th 12th की मार्कशीट आर मस्ट। उसके अलावा इस सवाल का दूसरा पार्ट क्या था, सक्षम होने के अलावा कि वो मानसिक रूप से सक्षम है और उन्होंने अपनी शादी मन से की है, अपनी मर्जी से की है। जी। उसके लिए तो सर जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वहां पे जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार होगा, मैरिज रजिस्ट्रार, वो उनसे पूछ ही लेता है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वहां पे विटनेसेस होते हैं और वहां पे वो चीज लिखाई जाती है, उनके साइन और दस्तावेज होता है, जिससे साबित होती है कि इन लोगों ने शादी अपने मन से करी है, और तस्वीर भी खिंचवाई जाती है इसी चीज के लिए कि भाई दोनों पार्टी राजी है। सर, मैं इसमें आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि ये भाग के शादी कर रहे हैं, जो विटनेस होते हैं, जैसे इसमें लिखा है कि उनके परिवार वाले रजामंदी नहीं है इस शादी के, तो क्या विटनेस को भी डर या भय होता है कि उनके परिवार वाले उनके पीछे न पड़ जाए कहीं? सर देखिए, इसके अंदर अभी हाल ही में एक अच्छा कानूनी एक प्रोसेस आया, प्रोसीजर आया, ये कोई लॉ नहीं है, ये एक प्रोसीजर अपनाया गया है। यूजुअली विटनेसेस मिलते नहीं है जी। या फिर विटनेसेस दोस्त हो जाते हैं दूल्हे के। उस केस को अवॉइड करने के लिए रजिस्ट्रार के अंदर ही देयर आर फ्यू ऑफिसर्स जिनको ये बोला गया है कि अगर आपको जेन्युइनिटी लगती है केस में, तो दे कैन आल्सो बिकम विटनेस, दे देमसेल्फ कैन बिकम विटनेस। सो सर, दे कैन चार्ज एनी फीस और? नो, कोई फीस की बात नहीं है। वहां पे तो आपको जेन्युइनिटी साबित करनी है कि हम पे कोई विटनेस नहीं है, हमको एक विटनेसेस प्रोवाइड कर दो। और जो सरकारी ऑफिसेस के अंदर, जैसे मैं रजिस्ट्रार हूँ तो मेरे पास 2 लोग मेरे साथ और बैठे हैं ऑफिसेस में, मैं उन दोनों को बुला सकता हूँ कि आप आगे इनके विटनेसेस बन जाए, मेरे सामने इनकी शादी हुई और आप दोनों विटनेस हैं। तो वहां पे वो जो खतरा है कि विटनेस को क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, विटनेस सरकारी आदमी है, उसे कुछ होने का डर नहीं है। या फिर एक तरीका और है इसके अंदर, अगर आपको विटनेसेस का डर है कि विटनेसेस कहां से लाऊं, तो आप जेन्युइन विटनेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जेन्युइन विटनेस का मेरा मतलब है कि आप उन लोगों को वहां पे रजिस्ट्रार कोर्ट में ला सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपकी जानकारी है कि मेरी इनसे शादी हुई है। सर, इसमें एक और चीज उन्होंने ऐड की हुई है, क्या पुलिस सुरक्षा के लिए कोई एप्लीकेशन दी जा सकती है ताकि फर्जी केस जैसे किडनैपिंग या छेड़छाड़ से बचाव हो सके? हाँ, आप पुलिस को जाके बता सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप पुलिस को बता सकते हैं घर से धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट है, इंटिमिडेशन है। इसके अंदर एक और चीज बता देता हूँ। मान लीजिए लड़का लड़की लेट से हरियाणा के हैं, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, और वो भाग के आगे दिल्ली, घर वाले दिल्ली हरियाणा या जहाँ भी है। अब उनको डर ये है कि हम अपने गांव के थाने में गए तो पुलिस ही मिली है या कुछ हो जाए, मिली भगत हो सकती है, फंस जाऊंगा। तो ऐसे में आपने जहां शादी रजिस्टर कराई है, आप उसी जगह के थाने में जाके इन्फॉर्म करके आ जाइए, और फिर वो थाना प्रभारी उस जगह के थाना प्रभारी से कोऑर्डिनेट कर लेगा और अकॉर्डिंगली आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जो इस प्रकार के कपल हैं वो इस चीज से ना घबराएं कि मैं अपनी गांव की पुलिस के पास कैसे जाऊंगा। आपने जहां मैरिज रजिस्टर कराई है, आप उसी थाने में चले जाइए कि यहाँ पे मुझे इस प्रकार की प्रोटेक्शन चाहिए और इस प्रकार की धमकियां मेरे ऊपर लग सकती है। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक मेल व्यूअर रोहित का सवाल आया है, जो कह रहे हैं कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक और भावनात्मक हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें बार बार बेइज्जत करती है, झूठे आरोप लगाने की धमकी देती है, और यहाँ तक कि कई बार हाथापाई पे भी बात आ चुकी है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुरुष होने के नाते वह क्या कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस की बात सिर्फ महिलाओं तक सीमित मानी जाती है। क्या भारत में पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई कानूनी विकल्प उपलब्ध है? अगर पुरुष मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो वह अपनी सुरक्षा या न्याय के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं? क्या आईपीसी या किसी अन्य कानून में पुरुषों को सुरक्षा देने का प्रावधान है? क्या पुरुष कोर्ट में किसी तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं या किसी फोरम से सहायता ले सकते हैं? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो आजकल के टाइम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और अभी हाल ही में जो दुखद इंसिडेंट्स हुए हैं, खासकर पुरुषों द्वारा सुसाइड कमिट करी गई है। अतुल सुभाष सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी एग्जाम्पल्स रहे हैं। अतुल सुभाष ने जो किया वो तो लाइमलाइट में, उन्होंने वीडियो बना दिया,
बहुत सारे लोग ये भी नहीं कर पाते, घुट घुट के ही सुसाइड कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या वजह थी सुसाइड की। उनकी आम जिंदगी भी सजा से कम नहीं हो। कम, यस। अब सर इसके अंदर, क्योंकि मैं खुद भी जो मेजॉरिटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो डीवी फैमिली इसके अंदर ही कर रहा हूँ जी सर। इसके अंदर की सच्ची बात तो ये है कि डीवी एक्ट, उसका जो पूरा नाम है दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम वुमेन। जी तो उस डीवी एक्ट में तो आपको कोई प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस नहीं है, वहां पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन प्रोटेक्शन कहाँ मिल सकती है? प्रोटेक्शन मिल सकती है आईपीसी में। आईपीसी के अंदर कानून है, आईपीसी के अंदर हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट, बैटरी, जान से मारने की धमकी, मेंटल टॉर्चर, इन सब के प्रावधान है। आप आईपीसी के अंदर अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन पुरुषों के साथ दिक्कत यह है कि जब आईपीसी का भी केस दर्ज करवाने जाएंगे या आईपीसी का केस भी महिला के अगेंस्ट करवाएंगे और महिला ने अगर काउंटर ब्लास्ट में आपके ऊपर डीवी या 498A का केस कर दिया तो आपकी जो कानूनी पोजीशन है वो थोड़ी हल्की पड़ेगी, क्योंकि वो लॉ उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसमें झूठ सच कुछ भी लिख सकती हैं, वो उनकी मर्जी है। सर लेकिन यहाँ पे तो फिर राइट टू इक्वलिटी भी राइट टू इक्वलिटी का क्वेश्चन तो यहाँ पे उठता ही है। लेकिन सर यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राइट टू इक्वलिटी के सवाल में यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड डिस्क्रिमिनेशन। जी जिसके अंदर डिफरेंशिएट, जो आर्टिकल 15-16 जो डिफरेंशिएट करते भी हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन का जहां से जन्म हुआ है, वहां पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का सवाल आया था जी कि भाई हम समझदारी से डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम आज भी समाज को देखेंगे सर, तो अगर 100 कपल हैं उनमें से 5 ऐसे निकलेंगे जहां पुरुष प्रताड़ित है, 99-95 निकलेंगे जहां महिला प्रताड़ित है। जी ये एक सच्चाई है समाज की। जी अतुल सुभाष का केस आया, ये सारे केसेस आए, हमको पुरुष मिलते हैं, बात सच है, ये बात भी सच है। लेकिन ये बात भी सच है, और एक बात ये भी सच है कि महिलाएं आज भी पिट रही हैं, महिलाएं आज भी घर में डोमेस्टिक में शिकार हो रही हैं, पुरुष आज भी शराब पी के उनको मार रहे हैं, मैरिटल रेप इस देश का सच है। तो उन सब चीजों को भी कानून देखता है। जी तो वो कहना कि इक्वलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, वो उतना करेक्ट बात नहीं है। बात यहाँ पे ये कि इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर इंसान के पास क्या ऑप्शन है। यहाँ पे इनके पास बहुत ज्यादा क्रिमिनल ऑप्शन तो नहीं है कि अपनी बीवी को जेल करवा दें या अपनी बीवी को परेशान कर सके। क्रिमिनल केसेस में आईपीसी में धाराएं हैं, आईपीसी में हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, असॉल्ट है, बैटरी है। लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि जैसे आप जाएंगे एफआईआर करवाने, वो भी आएंगी एफआईआर करवाने, और वो एफआईआर करवाएंगी 498A में, वो एफआईआर कराएंगी सीएडब्ल्यू में, तो फिर आपकी एफआईआर उनके आगे बहुत हल्की पड़ेगी। दूसरा चीज जो आपके पास है वो ये है कि मेंटेनेंस। भारत में मेंटेनेंस का लॉ जो है वो कहता है कि पुरुषों को मेंटेनेंस मिल सकती है। जी तो अगर आप कोर्ट को ये बात साबित कर सके, कोर्ट को इस पे यकीन दिला सके कि मेरे साथ गलत हुआ है, आई हैव बीन द विक्टिम, तो कोर्ट आपको मेंटेनेंस दे सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि मेंटेनेंस केवल महिलाओं को मिलती है। वो गलत बात है, मेंटेनेंस दोनों को मिल सकता है। पुरुष साबित करते हैं दैट ही इज द वीकर, ही इज द विक्टिम। वो इनके पास एक इस समय रिलीफ है कि कोशिश करें कि मेंटेनेंस इनको मिले। सबसे आसान तरीका ऐसे मामलों में जो मैं एडवाइस देता हूं वो ये है कि आप डाइवोर्स सीख कर लें। डाइवोर्स सीख करने का आपका अधिकार है। आप क्रुएलिटी के ग्राउंड पे अपनी बीवी से तलाक सीख कर लें, और तलाक के साथ या मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल दें और वहां पे कह दें कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। आप ये काम कर सकते हैं। जी क्रिमिनल केसेस में पुरुषों के पास इस समय इस भारत देश में रेमेडीज महिलाओं के मुकाबले बहुत कम। कमतर। लेकिन सर मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, जैसे राइट टू इक्वालिटी आपने कहा कि वो सवाल यहाँ पे थोड़ा हल्का पड़ता है, लेकिन यही जैसे फॉर एग्जांपल अतुल सुभाष का केस लेते हैं, यही किसी वुमेन ने वीडियो बना के सुसाइड की होती, तो क्या वो इस समय जो उसके हस्बैंड थे वो बेल पे बाहर होते, जैसे कि उनकी वाइफ बेल पे बाहर है? नहीं होते, बहुत कम चांस है कि हो जाते। जी या तो वो उनके पास उतनी बिग पॉकेट्स होती जी टू हैव सच एन एडवोकेट जो उनके लिए इतना लड़ सके, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि वो नहीं हो पाते। लेकिन सर इसके अंदर देखिए, फिर मैं उसी बात पे आऊंगा, सवाल समाज का जब उठाया जाता है तब उसमें एक इंसिडेंट को नहीं देखा जाता है। जी आज एक अतुल सुभाष का एग्जांपल हमारे सामने है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ कितना गलत किया और पुरुष ने परेशान होकर फांसी लगा ली। जी हमारे पास ऐसी हजारों महिलाएं हैं या लाखों महिलाएं हैं इस देश में जो ओवर जनरेशन ये चीज झेलती आई हैं। दादी को दादा पीटते थे, जी मम्मी को पापा पीटते थे, बीवी को पति पीटता है। जी 3 जनरेशन ऑफ वुमेन सिंगल उसी घर में कितने सालों से पिट रही हैं। ऐसे ऐसे घर हमने भी अपने आसपास सुने हैं, देखे हैं, मालूम है। तो वो भी एक सच्चाई है देश की। तो इसलिए ये बात आपकी सही है कि अतुल सुभाष का अन्याय हुआ है, अतुल सुभाष का अन्याय हुआ है, लेकिन अतुल सुभाष का एग्जाम्पल उठा के पूरे कानून को बदल दें या पूरे कानून पे क्वेश्चन मार्क कर दें, ये चीज गलत हो जाएगी। यहीं पे एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ, निर्भया का केस हुआ था, अगर आपको मालूम है, दिल्ली में हुआ था।
और उस समय रेप लॉज बड़े बदले गए और काफी रेप लॉज को एक्सटेंड करा गया और चीज को देखा गया कि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। अब आप बस इतना सा सोचिए जरा कि क्या हम इस देश के अंदर एक अतुल सुभाष का केस देख के ये सब भूल जाएं कि इस देश में उस एक निर्भया जैसी हजारों लाखों निर्भयाएं होके गुजर चुकी है। जी तो आज भी जो देश के डेमोग्राफिकल सिचुएशन है वो ये है कि महिलाओं की जो पोजीशन है समाज में वो नीचे है, वो है। जी तो उस वजह से अभी भी जो लॉ कर रहे हैं, जो लॉ चल रहा है, वो उस चीज को ध्यान में रख के बना है कि जो महिलाएं हैं उनका उत्थान हो, महिलाओं का वो हो। एंड जस्ट टू एंड ऑन दिस, जस्ट टू लास्ट कंक्लूजन लाइन, एवरी लॉ कैन बी मिसयूज्ड। जी सर। Every law can be misused. Murder has been misused. Kidnapping has been misused. Lot of laws has been misused. And women are also misusing. Right? अब दिक्कत बस ये आ चुकी है कि पुरुष प्रधान देश में केवल पुरुष मिसयूज करते थे तो उन्हें लगता था कि स्मार्ट है। महिलाओं ने मिसयूज किया तो लॉ बदल दो, तो उन्हें लगा हमसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। तो मिसयूज हर लॉ का हुआ है, हर लॉ का होता है, महिलाएं भी कर रही हैं, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मिसयूज कैन नॉट बी अ रीजन टू चेंज द होल लॉ। तो ये थे सर हमारे आज के कुछ सवाल जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजे, जिनके आपने जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। शिखर जी बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका, you. आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं बस यही कहना चाहूंगा जो भी दर्शक की सुन रहे हैं कि कानून उतना कठिन या उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना बनाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, कानून वही है जो एक रैशनल और एक लॉजिकल इंसान सोचता है। आप बस इस चीज का ध्यान रखें हमेशा कि कानून वो स्टडी है जो इंसान ने इंसानों के लिए बनाई है। जी तो उसमें जो इंसानियत है, जो लॉजिक है, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो आप खुद से पढ़िए, खुद से समझिए, और जिस तरीके के सवाल आपके दर्शकों ने भेजे, इससे बात तो साबित होती है कि आपके चैनल के माध्यम से दर्शक जो हैं वो काफी ज्यादा लॉ को सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और ये आपने समाज में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं info@thelordwise.com। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द लॉर्ड वाइज।